हमेशा आइडिया, हर चीज की पॉसिबिलिटीज को वो लोग डिस्कस करने के बाद आगे चलते थे। तो सेक्शन 18 जो है वो अपने आप में एक स्पेसिफिक कंडीशन क्रिएट करता है जहां की ये लगता है कि जो जुरिस्डिक्शन में कंफ्यूजन हो सकता है या अनसर्टेनिटी हो सकती है। अब ये अनसर्टेनिटी किस नेचर की होगी, पहले आप पढ़ते जाइए, मैं एक ही बार में पूरे प्रोविजन को कंक्लूड करूंगा, उसके बीच बीच में इंटरफियर करते हैं तो उस वजह से कई बार डिफिकल्टीज आती हैं, टाइम ज्यादा लगता है। यस, गो अहेड, जहां रोकना होगा मैं आपको बोल दूंगा। हेलो, हेलो। Ground for the alleged uncertainty, record a statement to that effect, and thereupon proceed to entertain and dispose of any suit relating to that property, and its decree in the suit shall have the same effect as if the property was situated within the local limits of its jurisdiction. Read it out again. You made the same mistake. Always, I am saying that continuous reading, but there should always be a pause. Pause. Where it is alleged to be uncertain within the local limits of the jurisdiction of which two or more courts any immovable property is situated. Any one of those courts. So so this particular section was made with the intention that where there is a confusion as to the jurisdiction on the basis that it cannot be decided where the property is lying, right? For the sake of example, anybody can give me example, कैसे ऐसे कैसे कोई इंस्टांस हो सकता है। मान लीजिए, चलिए, जैसे जब कभी कोई स्टेट बटा, जब 1908 में सीपीसी बनी थी, कोई स्टेट बटा, डिमार्केशन नहीं हुआ अभी किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टीज का, या आज तक भी ऐसी स्थिति है कि दिल्ली का जब बॉर्डर बटा शाहदरा के साथ, तो बहुत सारी जगह ये कंफ्यूजन हो रह गया कि वो यूपी में लाई कर रहा है या दिल्ली में लाई कर रहा है, या ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जब लाइन बटी तो उस वक्त खेत था या खाली मैदान था जिस पर एक डिस्प्यूट चला हुआ था, एक व्यक्ति ने मुकदमा फाइल कर रखा था पहले से ही उस वक्त की किसी कोर्ट में कि ये भैया मेरा पास मैदान है, और डिमार्केट करते वक्त कोई जो गवर्नमेंट ने देखा ही नहीं, वो खींच दी उसने तो एक लाइन, या कोई नया डिस्ट्रिक्ट बन गया और गांव बांटे गए, एग्रीकल्चर लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड जो है एक बड़ा गांव एक छोटा गांव था, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पड़ रही थी। तो जहां कहीं ऐसी स्थिति हो, आजकल वैसे वो कम हो गया है काफी, का आइडेंटिफिकेशन बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन सीपीसी जब बनाई गई थी तब पॉसिबिलिटीज थी और अभी भी पॉसिबिलिटीज। तो ऐसी स्थिति जहां पर हो कि जुरिस्डिक्शन के मामले में अनसर्टेनिटी हो कि भाई एक मुकदमा यहां पड़ेगा या वहां पड़ेगा, तो कोर्ट उन्होंने कहा लेजिस्लेचर ने कि भाई चाहे आप शाहदरा डाल लो चाहे दिल्ली डाल लो, लेकिन उसको डालने के लिए, मुकदमा फाइल करने के लिए उसने कुछ आधार दिए कि ऐसे नहीं है कि मुंह उठाया और चल दिए और यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि भैया हम तो जाए हमारा मन कर रहा है हम तो शाहदरा फाइल करेंगे, दूसरा अगर ना भैया हमारा मन कर रहा है हम तो दिल्ली फाइल करेंगे, कि वहां पढ़े लिखे विपिन यादव जी रहते हैं पड़ोस में, उनसे वकालत साहब की हेल्प ले लेंगे, राइट। उन्होंने उसके लिए कुछ सर्टेन पैरामीटर्स सेट किए कि फाइल तो कर सकते हो आप जहां कंफ्यूजन है, लेकिन उसके लिए पैरामीटर्स क्या होंगे। सबसे पहला पैरामीटर था कि जिस कोर्ट के सामने वो मुकदमा लेके जाएंगे उस कोर्ट को ये भरोसा होना चाहिए कि रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट करता है कि ये कंफ्यूजन है इन रेस्पेक्ट की प्रॉपर्टी यहां होगी या वहां होगी, क्योंकि जब आप प्लीडिंग्स फाइल करते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि भाई प्रॉपर्टी सिचुएट करती है फलानी जगह। अगर ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर्टी जो है दिल्ली में फाइल होनी है या दिल्ली का जुरिडिक्शन है, तो शाहदरा के बाहर यूपी वाला मुकदमा नहीं करेगा, या एक दिल्ली की दो डिस्ट्रिक्ट में झगड़ा है कि भाई नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में, क्लियर कट है कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, थाना डिफाइन है, तो तुम केवल कंफ्यूजन के बेसिस पे नहीं ला सकते। देयर शुड बी ए रीजनेबल ग्राउंड टू होल्ड दैट देयर is a confusion or uncertainty in respect to the jurisdiction over which the court shall go for the purpose of entertaining the suit। अब आगे पढ़े बगैर मैं आपको ऐसी बता देता हूं, सम टाइम सेव होगा जो आगे प्रोविजन कहता है। उन्होंने कहा मान लीजिए ऐसा कंफ्यूजन है भी
और आपने मुकदमा भी फाइल कर दिया, तो क्या केवल कंफ्यूजन से चल जाएगा, या प्लीडिंग में आप अपनी बात कह दो कि उस बात से जज मान लेगा? उसने कह दिया नहीं, इसके अलावा भी आपको क्या करना होगा, एक स्टेटमेंट लेना होगा। जो व्यक्ति कोर्ट में आके ये कह रहा है कि भैया मुझे कंफ्यूजन है कि मेरी प्रॉपर्टी जो है दिल्ली में पड़ती है, सादरा दिल्ली के किस एरिया में पड़ती है, या यूपी में पड़ रही है, दिल्ली में पड़ रही है, मुझे कंफ्यूजन है, अनसर्टेनिटी हूँ। कि खसरा पुराना कहता था कि ये यूपी में आना चाहिए, लेकिन अब डिमार्केशन के बाद दिल्ली है और ये कागज है। तो जो व्यक्ति ऐसा एलेज कर रहा है उसका एक स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करेगी कोर्ट, लिखेगी कि हाँ भाई ये ग्राउंड है, इस व्यक्ति ने स्टेट किया, ये रीजंस हैं, इसलिए मैं इस मुकदमे को सुन रहा हूं, क्योंकि मेरे पास रीजनेबल ग्राउंड है ये देखने के कि सर्टेनिटी नहीं है ज्यूरिसडिक्शन को। मेरे पास भी हो सकता है, सामने वाले के पास भी हो सकता है, इसलिए मैं सुन रहा हूं। 2, अब आपने मुकदमा एंटरटेन तो कर लिया, बाद में कोई और व्यक्ति गया, उसने चैलेंज किया। अब कोई भी व्यक्ति किसी चीज को चैलेंज कर सकता है। कब चैलेंज कर सकता है? मान लिया अपील में जा रहा है, रिवीजन में जा रहा है, या केवल और केवल उस एंटरटेन करने के ग्राउंड को ही चैलेंज कर रहा है, राइट? तो उसकी भी अपनी लिमिटेशंस होंगी। तो उन्होंने ये बताया। नाउ पढ़िए अगला क्लोज। And its decree in the suit shall have the same effect as if the property was situated within the local limits of its jurisdiction. तो पहला तो उन्होंने कह दिया कि अगर ऐसी स्थिति होने के बाद, 2 कंडीशन कंप्लायंस के बाद, रीजनेबल ग्राउंड अवेलेबल था, प्लस इसके अलावा ऐसी स्थिति थी कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया, कोर्ट ने डिग्री पास कर दी, तो अब बाद में पता चले कि अरे भैया तुमने डिग्री तो पास कर दी, रीजनेबल सस्पिशन तो जरूर था तुम्हें, स्टेटमेंट भी था, लेकिन एक्चुअली तुम ये प्रॉपर्टी पड़ तो रही नहीं थी तुम्हारे जुडिक्शन में, तो अब क्या हो? तो कोर्ट उन्होंने फिर क्लियर कर दिया कि अगर दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो गई ऊपर की, तो डिग्री ऐसी मानी जाएगी, बिल्कुल ठीक पास करिए जैसे प्रॉपर्टी उस जुरिडिक्शन में पड़ती थी। गो अहेड। Provided that is competent as regards the nature and value of the suit to exercise jurisdiction. के बाद उन्होंने कहा कि ये देखना भी इंपॉर्टेंट होगा कि ऐसा नहीं है कि केवल ये 2 ग्राउंड सेटिस्फाई हो गए, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो कंपिटेंट कोर्ट भी हो, और कंपिटेंसी अगेन 2 नेचर की होती है। एक कि उस पैसे का जुरिडिक्शन की बात, मान लीजिए जुरिडिक्शन था 3 लाख का, 5 लाख का, आपने 2 करोड़ के मुकदमा डिसाइड कर दिया, राइट? या जो कंपिटेंस थी आपको स्पेशल कोर्ट को ट्रीट करना था, वो जुडिक्शन ही नहीं था आपको स्पेशल मुकदमे को सुनने का, वो सुन लिया। तो आपको ऊपर की 2 सिचुएशन के होने के बावजूद भी जुरिडिक्शन होगा, तभी आप एंटरटेन करेंगे फर्दर। Where a statement has not been recorded under subsection 1 and an objection is taken before an appellate or revisional court that the decree or order in a suit relating to such property was made by a court not having jurisdiction where the property is situate, the appellate or revisional court shall not allow the objection unless, in its opinion, there was, at the time of institution of the suit, no reasonable ground for uncertainty as to the court having jurisdiction with respect thereto, and there has been a consequent failure of justice. So, अब उन्होंने बता दिया कि ऐसी कोई स्थिति हुई कि भैया मुकदमा फाइल हो गया, मुकदमा डिसाइड हो गया, कोई और अपील में चला गया, तो भैया इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ग्राउंड क्या लिया उसने आदमी ने कि यार स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ। कोई आदमी प्लीडिंग में गया था, खामखा लिख दिया, इसने स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड करा नहीं, और मुकदमा दर्ज हो गया, मुकदमा डिसाइड भी हो गया। तो क्या केवल इससे भी दिक्कत आ जाएगी? उन्होंने कहा नहीं, अगर कहीं पर आपको अपीलेट या रिविजनल कोर्ट को उस डिक्री को सेट असाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ जुरिडिक्शन,
even when there is no statement as to the effect. So there should be two conditions satisfied. One is, and both are to be satisfied in joint connection with each other. One, क्या कि there was, read out. At the time of the institution of the suit, no reasonable ground for uncertainty. Yes. Wait. As to the court having jurisdiction. Wait. And there has been consequent failure of justice. So there should be two things available. Number one, there should not have been any reasonable ground as well for the judge. कि केवल प्लीडिंग्स में तो था, उसने अपना दिमाग ही नहीं लगाया. प्लीडिंग देख के ही समझ सकते थे आप, या मुकदमे में जो एविडेंस आ रही थी उसको देख के समझ सकते थे कि भैया ये स्थिति है कि ये मुकदमा में सुन ही नहीं सकता. और उसके साथ साथ इस कारण से कंजीक्वेंट फेलियर हुआ हो जस्टिस का. कंजीक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस क्या है कि मान लीजिए एक व्यक्ति के खिलाफ जिसके खिलाफ मुकदमा फाइल हुआ, उस बेचारे को 1000 किलोमीटर से चल के आना पड़ता था, या उस व्यक्ति को आपने एक राइट टू अपील छीन लिया उसका, क्योंकि तुम्हारे यहाँ राइट टू अपील जो थी अलग जगह जाती थी, दूसरी जगह अलग जगह जाती थी. और ये मान लीजिए तुमने हाई कोर्ट के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दे लिया, सिंगल जज ने एंटरटेन कर लिया, वहां पर एक सिविल जज ही सुन सकता था, और उसकी अपील राइट टू फर्स्ट अपील कहीं और लाई करती थी, उसके पास एक राइट टू सेकंड अपील भी थी, और यहां नहीं बची. तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इन लैक ऑफ स्टेटमेंट टू कि दैट there was no reasonable ground available for the judge to entertain the suit. Second, there was a consequent failure of justice. So in the nutshell, we can define section 18 as where a suit is instituted in a court of uncertain jurisdiction because more than one court was having the jurisdiction in probability to entertain the suit, and it was filed for one of these. Then the procedure will have that the person who is entertaining, meaning by the court who is entertaining, should have a reasonable ground to entertain that. A statement to this effect should be there, and even if then the decree should be passed, and if once the decree has been passed, then it will not be recalled only for the purpose of lack of a statement or simpliciter that the court was not having the jurisdiction, but it may be set aside because of not having the jurisdiction as far as the competency is concerned, which we have dealt above. 3 लाख का मुकदमा था, नहीं कर सकते थे आप, या स्पेशल कोर्ट से बाहर थे, or there was never a reasonable ground to entertain the suit that there was any uncertainty, plus coupled with the consequent failure of justice. समझ में आ गया सबके? Done. Vipin, section 19. Section 19. Suit for compensation for wrong to person or movable. Where a suit is for compensation for wrong done to the person or to movable property. If wrong was done within the local limits of the jurisdiction of one court and defendant resides or carries on business or personal work for gain within the local limits of the jurisdiction of another court, the suit may be instituted at the option of the plaintiff in either of the said courts. Wait. Section 19 creates another special situation where a suit is to be filed by somebody when a wrong has been done to him, right? And he wants to have compensation, right? What type of wrong? Civil wrong, किसी ने किसी को कूट दिया, right? या किसी व्यक्ति ने किसी के लिए डिफेमेटरी एक एलिगेशन लगाया और पब्लिकेशन कर दिया, डिफेम कर दिया. क्या कर दिया? किराना जी तो भूखे मरते हैं, रोटी नहीं खाते, इसलिए पतले दुबले हैं. जस्ट फॉर किडिंग, मजाक कर रहा हूं. या किसी ने किसी प्रकार का डिफेमेटरी सूट फाइल करा कि भाई ये व्यक्ति जो कार्य कर रहा है ये चोर है, या जैसे विपिन आपने देखा हमारा वीके जैन वाला मुकदमा, कि जैसी स्थिति है कि एक व्यक्ति ने कह दिया ये साधु चोर है, पैसे लेके पॉलिटिकल लीडर से पैसे लेके दूसरों को टिकट बेचता है, इसके खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज है, और वो सब झूठा था, वो डिपेंड नहीं कर रहा था.
सो जब कोई व्यक्ति एक कंपनसेशन का मुकदमा फाइल करना चाहता है इस पर्पज से कि उसके साथ कुछ रॉन्ग हुआ या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ उसकी कोई रॉन्ग घटित किया गया, नुकसान उसे पहुंचाया गया, तो वो दो जगह फाइल कर सकता है, राइट? कहा दो जगह फाइल कर सकता है? एक जहां की रॉन्ग हुआ, गलत हुआ, मान लीजिए किसी ने डिफेमेशन का मुकदमा फाइल कर रहा है, एक व्यक्ति ए रहता था दिल्ली में, राइट, और एक प्रेस चलती थी कलकत्ता में, कलकत्ता में उसके खिलाफ डिफेमेटरी मुकदमा, डिफेमेटरी आर्टिकल्स पब्लिश कर दिए गए, या वो कलकत्ता गया था उसे कूट दिया गया, राइट? तो जहां रोंग हुआ, कहां हुआ? कलकत्ता, वो वहां भी फाइल कर सकता है, या वहां भी फाइल कर सकता हो जहां डिफेंडेंट, अब डिफेंडेंट फिर से हमेशा समझो, हर बार जब भी डिफेंडेंट आएगा मैक्सिमम टाइम तो तीन कंडीशंस होगी, वॉलंटरी रिजाइड, राइट, वर्क फॉर गेन और कैरीज ऑन बिजनेस। तो जहां ये तीनों में से कोई फॉल कर रहा हो वहां वो फाइल कर सकता है। और इसमें ऑप्शन किसका होगा? प्लेंटिफ का, कि भैया उसे कहां फाइल करना है। डिफेंडेंट आके ये नहीं कह सकता कि तू इन दो में से कोई एक चूज कर, राइट? तो ये एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्रिएट की गई इन रेस्पेक्ट टू द कंपनसेशन सूट्स which are to be filed for the wrong done to the person or to the movables, right? Come to section 20. Lucky will read section 20. सर एक क्वेश्चन था, पूछो। सर ये वर्क्स फॉर गेन जो यूज हुआ है वर्ड, इसका परव्यू कितना होगा? कितना होगा प्रीव्यू? वर्क्स फॉर गेन होता क्या है? काम करना, ठीक? काम कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई मुकदमा, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, तुम्हारी वीडियो नहीं दिख रही मुझे सनी, जिसका क्वेश्चन हो उसका वीडियो दिखना चाहिए, जस्ट वेट। सर अब आ गई? यस, हाँ। तो वर्क फॉर गेन का मतलब क्या है? वर्क फॉर गेन मीन्स कि जब आप कोई काम कर रहे हो और उसका लाभ भी ले रहे हो। जैसे एक आदमी जो है कलकत्ता में रहता था, लेकिन वो किसी ट्रस्ट से जुड़ गया और वहां वो 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए और अपनी बगैर किसी लाभ के वॉलंटरी सर्विस करने गया है, ठीक? सर्विस कर रहा है कि जाके मैं तो जी गुरुद्वारे में लोगों को रोटी बना बना के खिलाऊंगा 6 महीने, उससे कोई लाभ नहीं ले रहा। लेकिन एक व्यक्ति गया नौकरी करने, राइट, और वहां से वो तनख्वाह उठा रहा है। तो जो काम हो रहा है वो काम गेन के लिए अगर नहीं है तो वो जुरिडिक्शन क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन वेट, लेकिन यहां वर्क फॉर गेन सेपरेट है रेजिडेंस से। अगर कोई व्यक्ति सिंपलिसिटर रह भी रहा है, वहीं रहता वहीं है और काम भी करता है लेकिन लाभ के लिए नहीं करता, तो वो कहां लाई कर जाएगा? जहां वो रहता है उस पर लाई कर जाएगा। आप पूछो, क्या पूछ रहे थे? इसमें ब्रांच ऑफिसेस भी आ जाएंगे सारे? आपने कॉर्पोरेशन की सवाल आएगी, अब उसके लिए वर्ड आएगा कॉर्पोरेशन। ब्रांच ऑफिस किसका? वर्क फॉर गेन किसके लिए होता है, यही समझना। वेट, समझो, 3 कैटेगरी क्रिएट की, रहना, वर्क फॉर गेन और बिजनेस। जिसपे तुम जा रहे हो वो बिजनेस है। वर्क फॉर गेन सिंपलिसिटर होता है एक रिलेशनशिप, उसमें बिजनेस शामिल नहीं है। जहां ब्रांच खुलेगी वहां तो बिजनेस हो गया ना, व्यापार हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया। जहां एक व्यक्ति को सर्विस रेंडर कर रहा है केवल उसके बदले उसे कुछ मिल रहा है, तो वो तो एक ही जगह करेगा, 36 जगह थोड़ी करेगा। एक व्यक्ति बिजनेस एक जगह खोल सकता है, उसकी ब्रांचेस अलग अलग खोल सकता है, वो बिजनेस में आएगा। आगे ना कैरीज ऑन बिजनेस, वो तीसरे क्लॉज में फॉल करेगा, राइट? ठीक, पढ़ो आगे। मैं पढ़ूं? बिल्कुल पढ़ो। So section 19, suits for compensation for the wrongs to person. वापस 19 Sir, पे। sir, section 20. 20 section. Other suits to be instituted where defendants reside or cause of action arises. Subject to the limitations aforesaid, every suit shall be instituted limits of whose jurisdiction. Point A. The defendant or each of the defendants, where there are more than one, at the time of the commencement of the suit, actually and voluntarily resides or carry on business or personally works for gain.
हेलो, Yes, sir. हाँ पढ़ो पढ़ो आगे पढ़ो, एक बार में Point कंक्लूड D. करेंगे। Any of the defendants Hmm. where there are more than one Hmm. at the time of the commencement of the suit Hmm. actually involuntarily resides Hmm. or carry on the business or personally works for gain, Hmm. provided that Hmm. in such case Hmm. either the leave of the court is given Hmm. or the defendant who do not reside or carry on business or personally works for gain as aforesaid acquaints in such institution, or the cause of action wholly or in part arises. Explanation. Wait. Now, we have seen section 16 to section 19. They created a broader explanation in respect to the jurisdiction of contingencies differently decided or told, like where wrong is done, or subject matter situates, or confusion as or understanding as to the nature of jurisdiction available when there is the jurisdiction available for more than one court. Now section 20 makes a special case apart from section 16 to 19, right? What does it say? It says that all other suits, meaning thereby section 20 will only lie when section 16 to 19 does not lie. Okay, one. Further, it creates a situation, or it tells that broadly there will be three possible things: residence, right? All right, cause of action. Broadly two basic things, but three situations. What those three situations will be? Number one situation will be that there is only one defendant, right? The other situation may be that there are more than one defendant, and the third situation is only in respect to the cause of action. So the first situation arises when a person has filed a suit against a single defendant, right? So if that case is not falling under any clauses which have been 16 to 19, जैसे रॉन्ग डन की बात कर रहे हैं, केवल सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहे हैं, या किसी प्रकार की कंफ्यूजन अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, वो तो रहेंगे। केवल जब और बाकी कोई मुकदमा फाइल हो रहा है, जैसे सूट फॉर रिकवरी सिंपलिसिटर फाइल करना है, एक आदमी ए था, हम जैसा गरीब सनी जैसा पैसे वाला आदमी था, हमने उससे 10 रुपए उधार ले लिए, राइट? तो हमें केवल जो है सनी को हमारे खिलाफ मुकदमा फाइल करना है। ऐसी स्थिति कोई है, कोई भी ऐसी स्थिति जो 16 से 19 के बीच में लाई नहीं कर रही, तो पहला कहा, जब सिंगल डिफेंडेंट है तो 3 जगह मुकदमा फाइल 3 तरीके से फाइल हो सकता है। कैसे फाइल होगा कि जहां डिफेंडेंट रह रहा है वहां कर दो, या वर्क फॉर गेन कर रहा है वहां कर दो, या बिजनेस कर रहा है वहां कर दो। चलो भाई, बड़ा सिंपल हो गया। अब स्थिति यह हुई कि एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, तो वही हो सकता है कि सारे के सारे 2, 3, 4, 5 एक ही जगह रह रहे हो, फिर तो कोई झगड़ा नहीं, देयर इज नो डिस्प्यूट। डिफिकल्टी आई कि एक डिफेंडेंट रह रहा है नॉर्थ ईस्ट जिले में, एक डिफेंडेंट रह रहा है ईस्ट में, और दूसरा डिफेंडेंट रह रहा है मान लीजिए द्वारका में साउथ में, या एक रह रहा है नॉर्थ ईस्ट में, बाकी कहीं और रह रहे हैं। अब मुकदमा कहां फाइल हो? तो उन्होंने बता दिया कि किसी भी एक जगह जहां एक भी डिफेंडेंट रह रहा है, मैं पूरा यही खत्म कर दे रहा हूं, मैंने बगैर पढ़े ही बता दे रहा हूं, तो वहां मुकदमा फाइल हो सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। उन्होंने दे मेड ए रेस्ट्रेंट, दे मेड ए बार ऑफ व्हाट, कि अगर कोई व्यक्ति जहां मुकदमा, व्हेन द प्लेंटिफ हैज फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट ए डिफेंडेंट, against defendants, but defendants are residing at different places of jurisdiction, the court can entertain a suit subject to the condition that the plaintiff either has to take the leave of the court, कि देखो जी मैं आपके सामने मुकदमा फाइल कर रहा हूं, ये फलाना रहता है और ये मेजर डिफेंडेंट है और इसके खिलाफ मेजर राइट है मेरा, इस वजह से मैं यहाँ आ रहा हूं, तो कोर्ट से परमिशन ले तो कोर्ट लीव दे दे तो चलेगा, या द रेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट्स does not take an objection or acquiesce to the jurisdiction of that court, क्योंकि सर्विस तो उन्हें भी होगी,
एक व्यक्ति है, मुकदमा फाइल हुआ, प्लेंटिफ ने फाइल करा, डिफेंडेंट वहीं का रहने वाला, तो उस जुडिक्शन का कोई बात नहीं। बाकी दो थे, उनको सर्विस ही, उन्होंने कहा नहीं भाई तुम कोर्ट मत सुनो, तुम द्वारका वाली कोर्ट मत सुनो, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी का झगड़ा कर रहा है उससे सारा लेना देना वो तो पड़ती है ईस्ट में, हम रहते हैं ईस्ट में, हमारे सारे एग्रीमेंट हुए थे ईस्ट में, तुम मत इस मुकदमे को सुनो। तो अगर दे इफ द अदर डिफेंडेंट्स टेक एन ऑब्जेक्शन देन इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, या तो ऑब्जेक्शन आने एक्यूज कर ले, और या फिर ऐसी स्थिति हो कोर्ट उसे ग्रांट कर दे परमिशन। तीसरी स्थिति पैदा होती है, राइट, वो स्थिति क्या, और डिफेंडेंट का वही वो तो रहेगा एक रिजाइड वाला, वर्क फॉर गेन और बिजनेस। तीसरी, जहां की कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो। अब सनी सी क्लोज को एक बार फिर पढ़ो। हेलो, क्लॉज सी, द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइजेस। यस, तो ये क्या, इसके बहुत ज्यादा मायने क्या है? इन्होंने कहा कि ये नहीं है कि जो सारी लड़ाई है वो एक जगह लड़ी गई हो तभी उस कॉज ऑफ एक्शन के बेसिस चलेगा। कॉज ऑफ एक्शन होली और पार्टली, मान लीजिए जैसे एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक आदमी ए और बी थे, एक आदमी रह रहा था ईस्ट में, एक आदमी रह रहा था वेस्ट में, वो मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, और वहां मिलकर जो एक प्लान बनाते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट में एक प्रॉपर्टी खरीदेंगे। वो वहां पे एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, उन दोनों का बैंक वहीं पर था, उस बैंक से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, पैसे का ट्रांसफर होता है, फिर उनके बीच में एक झगड़ा हो जाता है, वहां पर एक आदमी सी रहता है, सी उन दोनों के झगड़े को निपटाने के लिए मीडिएशन का काम करता है, सारी मीटिंग्स वहां पे होती हैं। फिर उसके बाद वो एक दूसरे प्लेस डी पर जाते हैं, वहां पर एक एग्रीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसे रजिस्टर कराते हैं, कॉम्प्रोमाइज डीड बनाते हैं। तो यहाँ हाँ अलग अलग स्थितियां, अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन की है। एक व्यक्ति एक जगह रह रहा है, वहां पे मीटिंग शुरू हुई, उसका आना वहां पे शुरू हुआ, प्रॉपर्टी वहां पे आई, फिर उसका झगड़ा हुआ, वो बी पे चले गए, और वहां पर ऐसी बी पर कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ, सी पे कुछ हुआ, या तो जहां पर ट्रांजेक्शन्स जो है, या एक व्यक्ति ए ने मुकदमा फाइल किया कि भैया इस व्यक्ति बी से जिससे मुझे राइट लेना था वो कलकत्ता में रहता है, मैं वहां गया था, इसने मेरे से डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करा, मेरे पैसे ले लिए, वहां से सामान भेजा, फिर सामान आधा सामान इसने उतार लिया गाजियाबाद में। तो डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शंस अगर डिफरेंट प्लेसेस पे हुए हैं, तो अगर चाहे कहीं पूरा हुआ हो या उसका टुकड़ा हो, कोई भी कोर्ट उसको एंटरटेन कर लेगी, दोनों में से कोई सी भी, जहां जहां भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है। लेकिन जब आप जजमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पार्टली का मतलब ये नहीं है कि बड़ा इररिलेवेंट सा कोई कुछ भी हो रहा हो। 10 मीटिंग्स थी, केवल एक 2 मिनट की मीटिंग राह चलते किसी व्यक्ति की एक मेट्रो स्टेशन पे हो गई पीतमपुरा में, और उस पे भैया रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा लगता था, उन्होंने चाय पी ली, बढ़िया वहां की चाय मिलती थी, वो आदमी कहे मैं तो पीतमपुरा वाली कोर्ट में करूंगा, कि वहां मिले थे, हमारी बतिया हुई थी, और बाद में हमने इसने उसने 10,000 रुपया भी उस दिन मुझे वहां दे दिए थे, और मुझे वहां की चाय बड़ी पसंद है जी, मैं तो वही मुकदमा करूंगा। सो दैट कैन नॉट बी डन। पार्शियली मीन्स समथिंग सब्सटेंटिव, जिसका कोई मतलब निकलता हो, राइट। सो टुडे, और कुछ पढ़ना है इसके आगे, एक्सप्लेनेशन देख लो। सर एक क्वेश्चन था, टाइम कम है, फटाफट पूछो। सर जैसे मेरे पास एक केस था उसमें आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स थी और इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड था, प्रोजेक्ट बिल्डर प्रोजेक्ट बना था। आर्बिट्रेशन वेट रुको, अपना म्यूट करो। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग वाली बात यहाँ मत छेड़ो, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं सूट्स की। नंबर 1, कुछ पर्टिकुलर कार्यों के लिए आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को सूट की तरह जरूर ट्रीट होती है, परंतु आर्बिट्रेशन का लॉ बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। वो आर्बिट्रेशन एक्ट से गवर्न होगा कि भैया आर्बिट्रेशन की सीट कहाँ है, एग्रीमेंट कहाँ है, सब्जेक्ट मैटर कहाँ है, वो आर्बिट्रेशन का जुरिडिक्शन आएगा। उसका सेक्शन 16, 15 से लेकर 20 तक वहां अप्लाई नहीं होंगे, जब तक कि वो दोनों पार्टीज ऐसा कोई एग्रीमेंट ना करें, ठीक। इसलिए आर्बिट्रेशन को इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, राइट। सर पूछो। सेक्शन तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पे भी डल सकती थी क्या वो, और उसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो थे वो दिल्ली में साइन हुए थे, तो क्या मैं दिल्ली कोर्ट के अंदर भी डाल सकता हूँ या कलकत्ता में भी? आप दोबारा सवाल पूछो। आर्बिट्रेशन का क्लोज था उसमें सेक्शन 9 की एप्लीकेशन डालनी थी सर, जो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट के आगे डल सकती है। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड सारा सब्जेक्ट मैटर था। वेट,
सब्जेक्ट मैटर से कंफ्यूज मत हो, मैंने बता दिया जब आर्बिट्रेशन का कहीं क्लोज होता है तो आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट प्रिवेल करेगा। सेक्शन 16 से 19 प्रिवेल नहीं करेंगे, 16 से 20, राइट। सर अगर मेरा सवाल सीधा ये है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन हो रखे हैं दिल्ली के अंदर, तो क्या मेरे को कैलकाटा जाकर ही केस फाइल करना पड़ेगा सेक्शन 9 के डिस्ट्रिक्ट जज के आगे, कि मैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जज के आगे भी फाइल कर सकता हूँ? सर आपका यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। आप जब बात करते हैं कि आर्बिट्रेशन क्लोज की बात जब भी करते हैं आप आर्बिट्रेशन एक्ट में बात कर रहे हैं। सर आर्बिट्रेशन एक्ट में बात तो कर रहा हूँ, लेकिन उसका सेक्शन 9 है उसमें दिया गया हुआ है कि प्रिंसिपल सिविल कोर्ट के आगे आप वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो फॉर द इंटरिम रिलीफ। वो इंटरिम रिलीफ देने के लिए मुझे दिल्ली में मैं फाइल कर सकता हूँ केस की नहीं कर सकता जब कोई डॉक्यूमेंट यहीं साइन हो रखे हैं कैलकाटा की प्रॉपर्टी के रिलेशन में? मैं वही आपको बता रहा हूं कि अगेन आपको समझना पड़ेगा कि आर्बिट्रेशन का पहले आप एग्रीमेंट पढ़ोगे। फर्स्ट यू हैव टू रीड द एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में जुरिसडिक्शन डिफाइन नहीं है कि कहां होगा आर्बिट्रेशन की सीट, कहां होगी, राइट, और किस कोर्ट का जुरिसडिक्शन होगा, अगर ऐसा कोई क्लोज नहीं है तो आप दिल्ली में भी फाइल कर सकते हो, और अगर है तो फिर वहां करोगे कि जहां या तो प्रॉपर्टी है, अगर कोई डिफाइन टर्म नहीं है, या वहां करोगे जहां सीट है। एंड आप और वेट यू डू वन थिंग, पूरा क्वेश्चन लिख के मेल पे डालो या ग्रुप पे डालो, मैं प्रॉपर रेस्पॉन्स दूंगा उसका, ताकि इस वक्त हमारे पास समय कंक्लूड नहीं कर पाएंगे वरना फिर वीडियो ब्रेक हो जाएगा। आप अपने सवाल को प्रॉपरली, मैंने आप लोगों को सबसे कहा है कि अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है किसी और कोई फील्ड को लेके भी, ये नहीं कि हम सीपीसी पढ़ रहे हैं तो सीपीसी, किसी और फील्ड को लेके भी, तो आप लोग मेल पे डालोगे स्पेसिफिकली और उसको आंसर कराया जाएगा और वो सबको रिवर्ट करेंगे ताकि सबका कंफ्यूजन दूर हो। या जब हम बात करना शुरू करते हैं इनिशियल फेज पे तब पूछा करो ताकि चीजें रिलेट करें। हाल फिलहाल के लिए तुम्हारा जवाब मिल गया। स्टिल आपको कि वैसे सेक्शन 9 में जुरिडिक्शन कैसे डिटरमाइन होगा, आई विल गिव यू ए प्रॉपर नोट फॉर दैट, राइट। लेकिन उसके लिए करेंगे क्या, आप फैक्ट अपने को पढ़ेंगे अपने पर्टिकुलर केस के, उन्हें ब्रीफ पे लिखेंगे ताकि आपको सही जवाब मिले। ठीक सर, राइट। तो आज हमने जो इस पर्टिकुलर पार्ट में देखा, हाँ कोई क्वेश्चन, किसी को कोई सवाल और पूछना है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ऑल राइट। सो अगर किसी और का कोई और सवाल है इन सेक्शंस को लेके, हाथ उठाओ यार, आया नाम में कुछ तो बोलो। नो, ऑल राइट, ऑल राइट। हाँ ईमेल पे डाल देना, इस वाले को तो डाल देना। इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन हो जो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए, तो बेसिकली आज जो है हमने प्लेस ऑफ स्विंग से लेके, जो पहले पीछे पढ़ा वो अलग पार्ट था, प्लेस ऑफ स्विंग से लेके यहाँ तक आ गए। तो अब आप लोग, इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन आएगा सेक्शन 21। सेक्शन 21 जो है वो सारी चीजें डील करेगा जो सेक्शन 15 से 20 को तोड़ती है, ब्रेक करती है, कहती है कि यार ये जुरिडिक्शन जो किसी ने एंटरटेन कर लिया है और अब मुझे चैलेंज करना है, वो जुरिडिक्शन गलत एंटरटेन कर लिया, किसी व्यक्ति को जुरिडिक्शन नहीं था और उस कोर्ट ने एंटरटेन कर लिया, तो उसको मुझे ब्रेक करना है। तो उसके लिए सेक्शन 21 वी विल डील इट लेटर। सो इन ब्रीफ नटसेल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट various contingencies which are arising between section 16 to 19 and 20 may be related to the wrong done or the subject matter, immovable properties, resident of the defendants or other suits or uncertainty of the courts to entertain a suit on the basis of jurisdiction in respect to territory, right? So आज के लिए यहां ही हम समाप्त करते हैं और आप लोगों से उम्मीद ये करता हूं कि मैं प्रोविजंस को पहले एक बार पढ़ के आया करो। मुझे क्यों लगता है कि आप लोग प्रोविजंस को एक बार यहीं बैठ के पढ़ते, उससे पहले नहीं पढ़ते, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि
सभी लोगों को लेक्चर हो गया, हमारा इंटरेक्शन हो गया, अलग बात है, उसको थोड़ी बहुत देर चाहे फॉरवर्ड कर करके आगे फॉरवर्ड कर करके पढ़ा, उसे सुना जरूर करो जो बीचे बीच जाए। तो उसका आसान तरीका होता है, अपने नोट से बेहतर तरीका है, सुन लेते हैं तो रिमेडी हो जाती है एक तरीके की। और दूसरी भाई ये है कि अगर वीडियो बन रहा है तो हाउ वी विल गेट द थिंग्स डन अहेड, राइट। चलिए, वी आर कॉलिंग इट अ डे, और we will discuss the things from section 21 onwards further, possibly tomorrow, right, on the usual time. Anybody has a question may put it on the group. All right, Good night, sir. good night. Good night. Good night. Good night, sir. Very good night. Good night, everyone. Bye. Right. Bye-bye.